आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी का महासंग्राम है। इसमें हम वही क्वेश्चन आपको बताते हैं जो हिंदुस्तान के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका प्रमाण सीधा सा वही है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। आयोग कभी भी जीव विज्ञान में वैसा क्वेश्चन नहीं देता है जिससे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को अंदर ले लिया जाए और आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को बाहर कर दिया जाए। हमेशा बीच का रास्ता देखता है। सीधा सा मतलब है 10th 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, सर आप इतना हल्का हल्का क्वेश्चन बताते हैं, क्या बायोलॉजी में इतना हल्का आता? हाँ, इतना ही हल्का आता है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे से आप नहीं पढ़िएगा, इस सेशन को शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा, तो आपसे ये हल्का क्वेश्चन भी बनने वाला नहीं है। इसके साथ दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पे हमेशा आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर इसके पिछले सेशन का अगर आपको वीडियो देखने का दिल कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। अगर वहां लिंक नहीं खुला या आपको ये पता नहीं है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो आप हमें 7667754771 पे आप मुझे मांग सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके कि सर मुझे बायोलॉजी का लिंक चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन से। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बस कोशिश है आपको क्या करना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि वीडियो को जितना ज्यादा बार हो सके देखिए। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है इस सेशन का पहला क्वेश्चन ऐसे 67 नंबर क्वेश्चन है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के बताग्र पर जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गिटनोग्रेमी। इसको कहते हैं गिटनोग्रामी। कहने का मतलब एक ही पादप से एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के बताग्र पर जाने की विधि को कहते हैं गिटनोग्रामी। ध्यान रखिएगा, गिटनोग्रामी। दूसरे क्वेश्चन में सुपारी को खाने योग्य भाग है, मतलब जो सुपारी आप खाते हैं वो कौन से भाग को आप खाते हैं? बीजावरण, भ्रूणपोष, सी जो है अंतः फल भित्ति, या फिर मध्य फल भित्ति। इसका सही आंसर होगा भ्रूणपोष। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुपारी का कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है, यानी कि भ्रूणपोष, यानी कि इंडोस्पर्म वाला पार्ट जो होता है सुपारी का खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 67 नंबर। कौन सा फल नट है? तो मूंगफली, सुपारी, अखरोट या फिर काजू। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काजू। यानी कि फल नट जो है वो कौन है? तो काजू है, याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में नारियल में खाने योग्य भाग होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भ्रूणपोष, यानी कि इंडोस्पर्म। अब देखिए, दो चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे आपको हर बार पढ़ाने के साथ साथ में उन सारी बातों को बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपके अंदर एनर्जी जो है पूरे तरीके से बूम कर जाए। आप जो मेंस देने वाले हैं, चाहे दरोगा का क्यों ना हो, उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यहां वहां वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस कंटिन्यूटी के साथ में हमारे साथ चलने की जरूरत है। अब नारियल का और सुपारी का दोनों याद रखिएगा, नारियल और सुपारी दोनों का जो खाने योग्य पार्ट है वो क्या है? इंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष वाला पार्ट जो ही हम नारियल का भी खाते हैं और जो सुपारी खाते हैं उसका भी खाते हैं। क्लियर है? 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आवृत बीजी पौधे में बीज में होता है, क्या होता है? आवृत बीजी का जो पौधे होते हैं कि बीज में होता है। आपके पास में ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पे, मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुप्त एम्ब्रो। ध्यान रखिएगा, सुप्त एम्ब्रो। आवृत्ति पौधे के बीज में जो है सुप्त एम्ब्रो होता है, ध्यान रखिएगा। अब एलम्प्यूल जो होता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी प्लम्प्यूल की तना का विकास होता है। ये जो है प्लम्यूल से जो होता है वो तना का क्या होता है? हमेशा विकास जो होता है उसके पीछे जो होता है प्लम्यूल ही होता है। नेक्स्ट जो है रेडिकल से क्या होता है? रूट का जो है विकास होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रूट्स का विकास के लिए कौन से जिम्मेदार तत्व हैं, तो आपको बताना होगा रेडिकल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मक्का। मक्का का दाना है, क्या है? बीज है, वास्तविक फल है, भ्रूण है या फिर अवास्तविक फल है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक फल है। मक्का यानी माइस वास्तविक फल है, यानी कि ट्रू फ्रूट्स होता है।
जिस फल का विकास जो है ओवरी में होता है, ध्यान रखिएगा, जिस फल का विकास जो है ओवरी में होता है, सत्य फल या फिर वास्तविक फल भी कहते हैं, या ये वास्तविक फल कहिए या फिर सत्य फल कहिए, दोनों अगर ऑप्शन रहे तो दोनों सही है। दोनों में से कोई एक को भी ले सकते हैं, चाहे आम को ले लीजिए, जामुन को ले लीजिए, केला को ले लीजिए, ये सारे के सारे जो है वास्तविक फल हैं, यानी कि सत्य फल हैं। माइस यानी मक्का। चलिए अब आते हैं, चलिए थोड़ा सा और इस पर चर्चा करते हैं। जिस फल का विकास जो है ओवरी को छोड़कर फूल के अन्य भाग में होता है, ओवरी को हटा दिए, फूल के अन्य भाग में होता है, उसे अवास्तविक फल या फिर असत्य भाग कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब का, नाशपाती का विकास जो होता है, ये सब जो होता है आपका अवास्तविक फल या असत्य फल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सच्चा फल होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निषेचन एवं विकसित अंडाशय में होता है। अभी जस्ट ही बताया ऊपर में, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कटहल यानी कि जैक फ्रूट में मांसल खाने योग्य भाग है, तो इसका सही आंसर होगा सहपत्र या फिर परिदल पुंज, दोनों याद रखिएगा, सहपत्र या परिदल पुंज। यानी कटहल में खाने योग्य जो भाग होता है वो सहपत्र कह सकते हैं या कहें तो परिदल पुंज भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों बात, यानी कि ब्रैकेट्स एंड पेरिनाथ दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आते 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, अधिकांश जो पादप है उसके वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरएनए। आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा कर, थोड़ा सा डीपली इसमें चर्चा करते हैं और जरूरत भी है। अधिकांश पादप जो होता है वायरस में जेनेटिक पदार्थ के बने होते हैं, अधिकांश पादप के जो वायरस में जेनेटिक पदार्थ बने होते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें क्या होता है एडेनिन, ग्यूनिन और साइटोसिन एवं वेरिकल बेस जो होता है इसके अंदर होता है आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर। अब रिबोसोम पर ध्यान रखिएगा, राइबोसोम जो होता है उस पे पाए जाने वाला आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है। जो राइबोसोम पे पाए जाने वाला आरएनए प्रोटीन होता है वो संश्लेषण में क्या होता है, बहुत मददगार होता है। और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो होता है एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन और थाइमिन बेस पाए जाते हैं, किसमें, तो डीएनए में। अभी आरएनए में भी मैंने बताया था, इसमें क्या है एडेनिन, ग्यूनिन और साइटोसिन तथा वेरिकल बेस पाया जाता है। लेकिन डीएनए में क्या होता है एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन और ध्यान रखिएगा थाइमिन बेस पाए जाते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना। 1953 में वाटसन और क्रिक, ध्यान रखिएगा ये दोनों जो थे साइंटिस्ट थे, 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्सिक संरचना जो है पता लगाया था, जिसमें 1962 में नोबेल पुरस्कार इस तरीके से आप देखिएगा रहेगा, ठीक है ना। डीएनए डबल जो है हेलिक्सिन की संरचना का पता लगाया था, किसने, वाटसन और क्रिक ने 1953 में, और 1962 में जाके इन दोनों साइंटिस्ट को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना आपको। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ है और इसके छोटे से भाग को जेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉरी जीन कहते हैं, इसके छोटे से भाग को जीन कहते हैं। अब डीएनए होता क्या है, यानी कि कोई बीमारी जो आपके किसी में, चाहे नाना में हो, चाहे दादाजी में हो, चाहे पापा जी में हो, तो इन सब से क्या होगा, आपके अंदर भी जो आगे आने वाला प्रोडक्ट है या आगे आने वाला कोई भी वारिस हो, वंश हो, उसमें भी वही बीमारी पाया जाता है। तो इसे ही कहते हैं जो है डीएनए के थ्रू जो है उसमें जाता है। और डीएनए का एक भाग और भी है कि इसके थ्रू क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी हरकत आप काम किए, कोई पहचान, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपको कहा कि आप मेरे औलाद नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डीएनए चेक किया जाता है, उससे पता चलता है कि वाकई में ये इनकी संतान है या नहीं, उससे पता चलता है। या फिर किसी भी तरीके का कोई चोरी हो जाए या फिर किसी तरीके का कोई मर्डर हो जाए, किसी भी तरीके का कोई रेप कर रहा, तो वो भी डीएनए के लिए बहुत बड़ा सहायक होता है, एक प्रमाण देता है डीएनए। तो डीएनए आज के डेट में बहुत ही चर्चा में रहता है और इसी के जो सबसे छोटे भाग होते हैं उसको कहते हैं जीन कहते हैं। अब जीन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा यहां पे समझा दूं। मान लीजिए कि कोई बच्चा पैदा हुआ और अगर मान लीजिए सपोज कीजिए उसके दादाजी जो है पागल थे और वही पागलपंथी वाली बीमारी इस बच्चे में भी आ गया, तो इसमें क्या किया जाता है, डीएनए के अंदर इस जीन को काट लिया जाता है। कौन से जीन को, जिस जीन की वजह से वो बच्चा पागलपन का आगे चल के शिकार होने वाला, उसको काट लिया जाता है और फिर वहां पे सही तरीके का जीन को लगा दिया जाता है, जिससे कि आनुवांशिक तरीके का अगर पहले से चली आ रही बीमारी हो उसको रोका जा सकता है। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे।
भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को लाने का खोज डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के टेस्ट को लाने का श्रेय किनको जाता है, तो याद रखिएगा लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की संस्था जो है हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में है, तीनों जगह है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सैकड़ों बार क्वेश्चन कि डीएनए फिंगरप्रिंट की संस्था कहां है हिंदुस्तान में, तो ऑप्शन आपको दे देगा हैदराबाद, चंडीगढ़ और या फिर कोलकाता, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके का अगर ऑप्शन दे दे तो आपको ध्यान रखना कि अगर दो ऑप्शन मिलता है तो अगर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे तो ई ऑप्शन मारिएगा, एक मिलता तो एक में तो आप बना ही दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। प्रोटीन कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है ये। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या होता है, क्वासी-भोरकर बीमारी होता है। ध्यान रखिएगा, क्वासी-भोरकर बीमारी जो है बच्चों में होता है और जिसकी वजह जो होता है प्रोटीन की कमी हो जाती है। यही प्रोटीन की कमी से ऐसा बच्चा होता है जिसको जो है क्वासी-भोरकर बीमारी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरेस्मस, ध्यान रखिएगा, मेरेस्मस नामक बीमारी जो है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। दोनों चीज है, ध्यान रखिएगा, एक प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासी-भोरकर बीमारी होता है, ये भी याद रखिएगा, और मरेस्मस बीमारी, ध्यान रखिएगा, दोनों चीज, मरेस्मस बीमारी भी प्रोटीन की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, और ये बच्चों में ही होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है, तो इसका सही आंसर जो है अभी जस्ट बता, डीएनए या फिर आरएनए में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु में मिलती है। प्रतिजैविक औषधि जो है अधिकतर जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से मिलती है। लेमिनेरिया नामक शैवाल में से जो है आयोडीन प्राप्त होता है, किससे, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो चीज बार बार पूछा जा रहा है उस पर हम एक दो बार बोल देते हैं ताकि आप अपने दिमाग में इसको घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, लेमिनेरिया जो है शैवाल है, ध्यान रखिएगा, लेमिनेरिया नामक एक शैवाल है जिसको से जो है हमें आयोडीन मिलता है। शैवाल के अध्ययन को जो है साइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, शैवाल के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण से अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्लोरोफिल जिसमें पाया जाएगा वो अपना भोजन स्वयं यानी खुद ही बनाएगा। इसको कहते हैं जो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नीलहरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गिल, यह धान के खेतों में पाया जाता है। जो नीलहरी शैवाल अगर देखना चाहते हैं तो आप धान के खेतों में चले जाइए, वहां पे आपको मिलेगा। वजह क्या है आप बता सकते हैं, मुझे जरा कमेंट करके बता दीजिए आप। लेकिन जो लोग यहां पे वीडियो को पॉज कर दे, मैं आपको बता दूं इसकी वजह जो होता है, क्योंकि जितने दिन तक ये धान का फसल रहता है, लगने से लेके जब तक इसकी कटाई ना हो जाए तब तक ये पानी से डूबा होता है। इसी वजह से क्या होता है, यहां पे नीलहरित शैवाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, कवक के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का जो अगर अध्ययन कीजिएगा तो उसको माइकोलॉजी कहते हैं, और यह अपना भोजन नहीं बनाता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्या कवक अपना भोजन बनाता है, तो आपको बताना होगा नहीं, यह अपना भोजन कभी नहीं बनाता, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और जिस पदार्थ में, जिस तत्व में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वो अपना भोजन नहीं बनाएगा। अब अगर पूछा जाए क्या आप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आप कभी भी मत बना दीजिएगा हाँ सर मम्मी को तो देखते बनाते हो, ऐसी गलती मत किया कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए आप अपना भोजन नहीं बना सकते। आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बस उस भोजन को टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ा बहुत जो है पकाया जाता है, उसमें मतलब यूज करते हैं मसाले वगैरह का, तो इसलिए वो टेस्टी करने के लिए वो बनाते हैं। लेकिन वाकई में पौधे बनाते हैं, पौधे पे हम निर्भर होते हैं, या फिर जीव जंतु पे हम निर्भर होते हैं, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं वो जीव जंतु पे ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब इसके लिए इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसको कहते हैं हेट्रोटॉप्स। आपको बताया था एट्रोटॉप्स, ऑटोटॉप्स। ऑटोटॉप्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो स्वयं अपना भोजन बनाता, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो अपना अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और अपना भोजन भी नहीं बना सकता, उसको कहते हैं हेट्रोटॉप्स। अब आते हैं पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलियम नामक जो है एंटीबायोटिक दवा बना जाती। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंटीबायोटिक पेंसिलियम जो है वो पेंसिलियम नोटेटम से बनाई गई है एंटीबायोटिक दवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी एवोनवस्की। ध्यान रखिएगा, डी
एवॉन विस्की। नेक्स्ट जो है जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एवी ल्यूवेनहॉक। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु की खोज जो है एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, जीवाणु की खोज जो है एवी जो है ल्यूवेनहॉक ने किया था और इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। रॉबर्ट हुक 1665 में एक कोशिका की खोज किया। किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। हुक याद रखिएगा, हुक जो है कोशिका की खोज किया गया था। रॉबर्ट कोच जो कि हैजे के टीका और टीबी की चिकित्सा की खोज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉबर्ट कोच यानी कोच हैं, ये कोच जो है वो हैजा का टीका और टीबी की चिकित्सा की खोज किए थे। कौन, तो कोच। दोनों याद रखिएगा, हॉक जो है वो कोशिका की और कोच जो है टीबी चिकित्सा और हैजे के टीका का खोज किया था। लुईस पास्चर जो है हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज की थी। तो लुईस पास्चर जो है हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज किए थे। नेक्स्ट आते हैं, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, आपके पास में ऑप्शन है, जरा बताइए मुझे। आपके पास में 3 सेकेंड टाइम है, 3 सेकेंड में मुझे बताइए। 1 सेकेंड। जीवाणुओं को जो है पादप मानते हैं क्योंकि, इसका सही आंसर होगा, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए जीवाणुओं को पादप हम मानते हैं, दृढ़ कोशिका भित्ति की वजह से ही। आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। उपापचय दर सर्वाधिक होता है, इसमें कौन सा सर्वाधिक होता है उपापचय का दर, इसमें ऑप्शन में आप मुझे बताइए। इसका सही आंसर होगा चूहे में, इन रैट में जो है उपापचय की दर जो है सर्वाधिक होगा। आइए इसका सही तरीके से व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। उपापचय का दर सबसे अधिक जो होता है वो चूहों में होता है। नेक्स्ट आते हैं, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है, यानी एटीपी कन्वर्ट होकर एडीपी में होता है तब इसमें होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा, एनर्जी में बनता है। एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो इसका मतलब है कि ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। अब आप बताइए इसका ऑप्शन, आपके स्क्रीन पे मैं देता हूं, यही ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एटीपी। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा जो है किस रूप में रखा जाती है, तो एटीपी के रूप में रखा जाता है। आइए थोड़ी सी चर्चा इसमें करते हैं विशेष रूप से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊर्जा एटीपी में रखी जाती है। अब एटीपी का मतलब क्या हुआ, एडेनोसिन ट्री फोस्फेट। ध्यान रखिएगा, एडेनोसिन ट्री फोस्फेट को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, यानी एटीपी को जो है एनर्जी का करेंसी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जब एटीपी से एक फोस्फेट का अणु हटता है, अगर एटीपी से एक फोस्फेट का अणु आप हटा देते हैं तब एडीपी, ध्यान रखिएगा, एडेनोसिन डी फोस्फेट का निर्माण होना शुरू होता है। अगर एक भी फोस्फेट हटता है एटीपी से तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी निर्माण एडीपी का करना शुरू कर देता है। एडीपी से एक फोस्फेट अणु मिलाकर एटीपी का निर्माण करता है। अगर एडीपी से एक फोस्फेट अणु को मिला दिया जाता है तो फिर एटीपी का निर्माण शुरू हो जाता है। जब श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होती है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर जो है ये बनता क्या है, प्यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा, प्यूरिक एसिड के 2 अणु का निर्माण हो जाता है। कब, जब O2 की अनुपस्थिति में, तब ग्लूकोज का क्या होता है, एक अणु टूटकर बनता है। नेक्स्ट जो है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को जो है ग्लाइकोसिस कहते हैं, और ग्लाइकोसिस 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी जो होता है वो खर्च होता है और 2 एटीपी जो बचता है। यानी कि श्वसन की क्रिया, जब ग्लूकोज के टूटने की क्रिया में, ग्लाइकोसिस कहते हैं इसको, श्वसन की क्रिया में जब ग्लूकोज टूटता है तो उसको ग्लाइकोसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही ग्लाइकोसिस जो होता है 4 एटीपी का निर्माण होता है इसी ग्लाइकोसिस से, और इसमें 2 एटीपी जो होता है वो खर्च हो जाता है और 2 एटीपी जो होता है बच जाता है। नेक्स्ट आते हैं 84 नंबर में, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, इसका सही आंसर होगा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। जो जीव है वो रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करता है। जो भी जीव होता है वो रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक का काम करता है। जीवों के संरचना और क्रियात्मक इकाई की कोशिका कहते हैं। जीवों की जो संरचना होती है और क्रियात्मक होता है, इसकी इकाई को जो है हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा जो है प्रदान करते हैं। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन को ही कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है करता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है उस पर नियंत्रण करने का काम जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यही दोनों यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ही काम करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं। 11, 12, 36 या फिर 38? आप बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 38। आइए इसको डिटेल से जानते हैं। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में 38 ATP अणु का निर्माण होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं 86 नंबर। प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन की इकाई किसको कहते हैं? तो एमिनो एसिड को कहते हैं। प्रोटीन की इकाई को ही एमिनो एसिड कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोटीन की इकाई को क्या कहता है? तो एमिनो एसिड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? आपके पास में ऑप्शन है और मुझे इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोसिस पायरुविक अम्ल में जो है, यही इसका सही आंसर होगा। यानी कि ग्लाइकोसिस में ये ग्लूकोसिस पायरुविक अम्ल में जो होता है ये परिवर्तित कर देता है किसको? तो ग्लूकोसिस को। नेक्स्ट आते हैं 88 नंबर। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का क्या स्थान होता है? तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। कोशा यानी कि सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अब यहां पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें कोशिका श्वसन की क्रिया होती है। इसी के अंदर जो है कोशिका के श्वसन की क्रिया होती है। यह ATP और ADP में तथा ADP और ATP में परिवर्तन कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो होता है कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। और इसी में क्या होता है? कोशिका का श्वसन क्रिया भी इसी के अंदर होता है। कोशिका श्वास भी इसी के अंदर लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और यह जो होता है ATP को ADP में या फिर ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। केंद्रक की खोज यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में किया था और इसे ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि कोशिका की मस्तिष्क कहते हैं। और यह कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता? कौन से ताप होता जिस पर एंजाइम जो है अधिक सक्रिय हो जाता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान रखिएगा, एंजाइम जो है सबसे अधिक सक्रिय जो होता है 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी 35 + 5 यानी कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच जो है एंजाइम जो है सक्रिय हो जाता है, 30 से 40 डिग्री के बीच। नेक्स्ट जो होता है, शरीर का अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? शरीर का जो अधिकतम ऊर्जा संचय जो है वो वसा की वजह से होता है। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा में ही संचित होता है। जो ऊर्जा संचित होता है आपके शरीर के अंदर वो वसा के अंदर होता है। 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम अगर वसा टूटा तो 9.1 किलो कैलोरी, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा जो है ये देता है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, लेकिन 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और प्रोटीन से, वसा के साथ में प्रोटीन अगर 1 ग्राम टूटेगा तो सिर्फ आधा दे पाएगा, आधा से भी कम अगर कहा जाए तो। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर होता है ग्लूकोज का। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है या आप खुद ही कभी भूखे रहे हों तो भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज का। ध्यान रखिएगा,
ग्लूकोजन का प्रयोग जो है सबसे पहले ये करता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है 91 नंबर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और वहां से सिखाएं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। बायोलॉजी का है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो फिर बोरिंग ही क्रिएट करेगा, मज़ा नहीं दे सकता। लेकिन इतना जो है 20 मिनट तक आसानी से आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता है। तभी मुझे पता चलता है कि वाकई में जो हम चला रहे हैं सेशन ये सफल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और हो सके तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों के पास ये वीडियो चला जाए जिनके पास ना तो किताब खरीदने के पैसे हैं, ना तो किसी शहर में जाने के पैसे हैं, और ना ही किसी संस्था में लाखों रुपया बहाने की पैसे हैं। इसके लिए आप उनके लिए गॉडफादर बनिए। थैंक यू, नमस्कार।